नमस्कार। चलिए चर्चा करते हैं लोकसभा की। लोकसभा संसद का एक अंग। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई, किंतु समय समय पर इसमें वृद्धि होती गई, यानी इसे धीरे धीरे अमेंड करते गए। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं संख्याओं के खेल का पूछा जाता है, यानी मूल संविधान में कितना था, वर्तमान में कितना है, कितना अधिकतम हो सकता है। तो ये संख्याओं का जो खेल है ये आपको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब देश आजाद हुआ तो कहा गया कि 500 सदस्य संख्या होगी। फिर 31st अमेंडमेंट एक्ट आया 1974 में, 31वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। परंतु गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा को अधिकतम सदस्य संख्या अब बढ़ाकर 552 कर दी जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि गोवा बहुत बाद में भारत के साथ जुड़ा, दमन दीव का पुनर्गठन किया गया, तो सदस्य संख्या बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि जब नया राज्य निर्मित हुआ तो इनकी सदस्य संख्याओं में संख्या बढ़ाने की बात हुई, तो 552 हो सकती है कह दिया गया। अब तीन चीजें यहां क्लियर हुआ। मूल संविधान में 500, 1974 में अमेंडमेंट करके 31वां संविधान संशोधन ला के 547 सुनिश्चित कर दी गई। उसके बाद 1987 में फिर अमेंडमेंट हुआ और 552 होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, ये फिक्स कर। तो अगर देखें तो यह स्पष्ट है कि 552 से ऊपर संसद सदस्यों की संख्या लोकसभा में नहीं हो सकती, यह सुनिश्चित कर दी गई। अब अगली चौथी फिगर की बात आती है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। कितनी है? 545। बिल्कुल। अब 545 में भी दो प्रश्न उठ के आते हैं। वो ये आते हैं कि कितने सदस्य संख्या राज्यों से हैं और कितने सदस्य संख्या संघ शासित प्रदेशों से आते हैं। तो जब राज्यों की बात आती है तो भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 27 राज्य, इन सदस्यों की 530 सदस्य और बाकी 13 सदस्य जो हैं वो 9 संघ शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो 13 सदस्य 9 संघ शासित प्रदेशों से और 530 सदस्य राज्यों से होते हैं। एक और वर्ड आता है, अब यहां पर अगर हम देखें तो 530 और 13 मिला के हो गए 543, और अगला है कि वर्तमान में कितने हैं? 545। तो 543 और 545 में भेद होता है 2 का। तो 2 सदस्य कहां से? तो 2 सदस्य होते हैं मनोनीत, ये निर्धारित होते हैं एंग्लो इंडियन वर्ग से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, जिसका मनोनयन राष्ट्रपति करता है। यानी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से होंगे। अब प्रश्न आता है एंग्लो इंडियन समुदाय है क्या, है कौन? तो एंग्लो इंडियन समुदाय वो जिनमें इंग्लिश और भारतीय संस्कृति मिश्रित है। अब इस समुदाय में गोवा के क्षेत्र के कुछ लोग आते हैं। यहां पर देखें तो इंग्लिश और भारतीय संस्कृति, यानी आंग्ल और भारतीय संस्कृति दोनों के लोग पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गोवा जब भारत को हस्तांतरित किया गया, या गोवा को भारत ने विजय किया पुर्तगाल से, तो पुर्तगाल का कहना था कि भाई काफी समय से यह हमारे शासन में था, लगभग 500 वर्षों से पुर्तगाली यहां रहते थे, निवास करते थे। धीरे धीरे भारत के समीप होने की वजह से भारत और पुर्तगालियों का रक्त सम्मिश्रण हुआ और यहाँ जो लोग बसे फिर, या वर्तमान में जो लोग हैं, वो पुर्तगाली संस्कृति और भारतीय संस्कृति का मिश्रण अनूठा स्वरूप है। और इस प्रकार से पुर्तगाली संस्कृति ये देखा गया कि खुलेपन की संस्कृति है, यानी आंग्ल संस्कृति खुलेपन की संस्कृति। तो भारत के साथ जब यह विलय हुआ तो उस समय पुर्तगाल ने प्रश्न रखा कि भारत के साथ ये विलय होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु
भारतीय संस्कृति इस पर अधिरोपित ना हो, इसलिए समान सिविल संहिता इस पर लागू नहीं होता। अब यहाँ के लोगों को का प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद सदन में, तभी तो यहाँ के जो संस्कृति के लोग हैं उनके विचारों को, उनके दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति अपनी बातें कह सकेगा। लेकिन पुर्तगाल ने यह भी कहा कि धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी और भारत के लोग आके यहाँ बसने लगेंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। लोकमत अधिकार प्रणाली के अनुसार जिसकी ज्यादा बहुमत होगी वो संसद पहुंचेगा और इस प्रकार से आंग्ल समुदाय के हो सकता है लोग संसद ना पहुंचे। ऐसे में आंग्ल समुदाय से अगर कोई संसद में नहीं पहुंचता है तो राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को आंग्ल समुदाय से मनोनीत कर देगा और ये राष्ट्रपति के मनोनयन प्रणाली अधिकार के तहत 2 सदस्य होंगे और इस प्रकार से भारत में 545 संसद सदस्य लोकसभा में वर्तमान में हैं। अब 545 हैं और 552 तक हो सकते हैं। ये अब फिर से एक बार सारे फिगर्स को रिपीट किया जाए तो मूल संविधान में लोकसभा में सदस्य संख्या निर्धारित की गई 500। उसके बाद 1974 में 31 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 547 कर दी गई, जिसमें 1987 में जब गोवा दमन दीव का पुनर्गठन किया गया तो सदस्य संख्या बढ़ाकर 552 कर दी। उस लिहाजे से वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 से 552 नहीं, 545 से 552 तक हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 लोग ही सेलेक्ट होते हैं, संसद सदस्य बनते हैं। इन 545 में अगली फिगर आती है राज्यों से, तो राज्यों से 530 सदस्य और संघ शासित प्रदेशों से 13 सदस्य। 530 और 13 जोड़ा जाए तो 543 हो जाता है। 2 सदस्य और जो घटते हैं वो आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में एंग्लो इंडियन के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से 545 सदस्य। यहाँ एक बात नोट करने वाली बात है, अगर कोई ऐसा आंग्ल इंडियन का समुदाय का सदस्य जो चयनित ना हो, जो निर्वाचित हो, यानी जिसका निर्वाचन हो, इलेक्शन होकर जीत जाए, तो अगर एक जीत जाता है तो 2 की जगह फिर एक ही आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व चुनकर रखा जाएगा, चयनित मनोनीत किया जाएगा। अगर 2 सेलेक्ट हो गए हैं इलेक्शन के थ्रू तो कोई मनोनीत नहीं किया जाएगा। यानी मनोनीत करने का उद्देश्य है आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधि होना। अगर वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन से जीत कर आता है तो फिर कोई मनोनयन की आवश्यकता नहीं। ये है लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अक्सर प्रयोग किए जाते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। परिसीमन आयोग की बात करेंगे। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रति 10 वर्ष के पश्चात होने वाली गणना के अनुसार परिसीमन आयोग लोकसभा के राज्यों और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या सुनिश्चित करेगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से देखा जाए तो संविधान में कहा गया कि हर 10 वर्ष के बाद चेक किया जाए, जनसंख्या के अनुरूप सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो 500 और उस समय की जनसंख्या देखें तो लगभग 33 करोड़ और आज देखें तो 133 करोड़ होगी। देश आजाद हुए लगभग 70 साल के आसपास, उसके ऊपर। तो 70 सालों में जब जनसंख्या 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 500 से 1500 या 2000 के आसपास संसद सदस्य होने चाहिए। अब संसद सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए हर 10 वर्ष पर एक परिसीमन आयोग बना दिया गया जो यह जांच करेगा। अब इसी के तहत एक बात आती है, 2001 में संसद द्वारा पारित 84th अमेंडमेंट एक्ट संविधान विधेयक लोकसभा तथा विधानसभाओं की संख्याओं में 2026 तक कोई छेड़छाड़ न करने के लिए पारित कर दिया गया। तो 2001 में एक फैसला आता है कि भाई 2026 तक, यानी लगभग 2001 से 25 साल बाद, देश के संविधान, देश के लोकसभा में कोई भी सदस्य की संख्या नहीं बढ़ाई जाए। तो यह बात लगता है संविधान के अनुकूल नहीं।
लेकिन ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि सांसद सदस्य हतोत्साहित हो। बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति कर पाना सांसदों के लिए मुश्किल होगा और अपनी स्थिति को कायम रखने के दृष्टिकोण से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वो प्रबलित होंगे। तो एक प्रकार से एक पुश एंड पुल फैक्टर उनके माइंड में क्रिएट होगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम लोग होते हैं तो अच्छे से एक सांसद सदस्य अपनी बातों को रख सकता है और गवर्न कर सकता है। लेकिन अगर सदस्य संख्या बढ़ जाए तो सांसद सदस्य ना बढ़ा करके उन्हीं सदस्यों से यानी उन्हीं सांसदों से गवर्न करना होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी को। यह एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसके तहत सांसद सदस्य ऐसा विचार करेंगे कि देश की जनसंख्या को नियंत्रित करें। एक प्रकार से प्रेशर बनाने के प्रयास ऐसे किया गया जिससे एक प्रलोभन भी ना पैदा हो पार्टीज को कि जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने हमारे सदस्य बढ़ जाएंगे। अतः इस दृष्टिकोण से उल्टा भी खेल हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़े जिससे हमारी सदस्य संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो सदस्य संख्या ना बढ़े। कल को एक और बात हो सकती है, वो ये हो सकता है कि कोई पार्टी ऐसी आ सकती है जो ये देखे कि बहुमत बढ़ाने का आसान रास्ता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ा दी जाए और एक बिल पास करा जाए और लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ा दे। इससे सन 2001 में यह फैसला ले लिया गया कि अगले आने वाले 25 साल तक 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, जिससे कोई भी पार्टी कोई भी ऐसा शासन तंत्र सत्ता ऐसा विचार ना ला सके जिससे अनावश्यक रूप से संसद की सदस्य संख्या बढ़ा दी जाए और अपनी पार्टी और अपनी सत्ता को लाभ पहुंचाया। तो इस दृष्टिकोण से बनाया गया परिसीमन आयोग। अब यहाँ चर्चा करेंगे एक और आयोग की जिसका नाम है सीमांकन आयोग। सीमांकन आयोग जो अनुसूचित जाति के अतिरिक्त आरक्षित स्थानों का क्रमावर्तन करने के लिए सीमांकन आयोग की स्थापना करता है। अनुसूचित जाति के अतिरिक्त आरक्षित स्थानों का क्रमावर्तन करने के लिए, तो अनुसूचित जाति के अतिरिक्त अब क्या है कि कहा जाए कि जैसे जितने ज्यादा बैकवर्ड लोग हैं आरक्षण के दृष्टिकोण से, उन्हें बेनिफिट दृष्टिकोण से आरक्षण बनाया गया कि जो पिछड़े वर्ग हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका सर्वेक्षण करके आरक्षण को हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाए। तो सीमांकन आयोग वही कार्य करता है जिसमें देखता है कि आरक्षित स्थानों का क्रमावर्तन कितना होना चाहिए, क्या और इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, इस पर सीमांकन आयोग जांच करता है। तो सीमांकन आयोग का संबंध है आरक्षित स्थानों के क्रमावर्तन के लिए, जबकि परिसीमन आयोग का संबंध है लोकसभा के सदस्य संख्या के निर्धारण के लिए। अब बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। सबसे पहली बात फिर वही, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक ही लोकसभा का सदस्य बन सकता है। दूसरी बात, उसकी उम्र यानी उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक हो। अब इस हिसाब से लिहाजे से देखा जाए तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष रखी गई और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखा गया और लोकसभा के लिए रखा गया है 25 वर्ष। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर ना धारण किया हो, यानी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में कार्य ना कर रहा हो, सैलरी या वेतन ना उठा रहा हो। चौथी बात है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल ना ठहराया गया हो, ना ही दिवालिया ठहराया गया हो। अभी महत्वपूर्ण वर्ड है दिवालिया। पागल तो अनसाउंड माइंड के लिए, लेकिन दिवालिया क्या है? दिवालिया जो एक तात्पर्य रूप से एक सजा है जो इस बात के लिए दी जाती है कि जब आप अपना व्यवसाय या अपनी क्रियाओं को सही रूप से मैनेज नहीं कर पाते तो किसी प्रकार से जो आपको क्षतिपूर्ति या सरकार द्वारा छूट दे दी जाती है या मर्जी आप पर की जाती है, तो एक प्रकार से आपकी कमियों पर आपको सजा देते हुए आपको दिवालिया घोषित किया जाता है। एक तरीके से बैंकरप्सी का जो तात्पर्य है वो अपने तंत्र को मैनेज ना कर पाने की स्थिति में आपको एक दंड है। एक एग्जाम्पल के रूप में
एक व्यापारी ने एक व्यापार खोला और उसने कई लोगों से लोन लिया, बैंक से भी लोन लिया और व्यापार कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसका व्यापार खराब हो जाता है। अब वो लोन अदा करने में अक्षम होता है, तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के तहत उसे क्या सजा देनी चाहिए? उसे गोली मार देना चाहिए? ये नहीं हो सकता। प्राकृतिक न्याय ये नहीं कहता किसी की जान ले लिया जाए। लोन को वसूलने वालों ने उसके खिलाफ मुकदमा किया, कोर्ट में यह बात साबित होता है कि उसने इन लोगों से लोन लिया है परंतु चुकाने में असमर्थ है। ऐसे में चाहे उसको लाख सजा दे दी जाए पर वो लोन नहीं चुका सकता। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया जाएगा और मर्सी के रूप में उस पर लोन मुक्त कर दी जाएगी। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत किया जाएगा, जिससे उसे अनावश्यक रूप से पीड़न करना गलत माना गया। उसके साथ ऐसा अनर्थ हुआ ही, वो नहीं मैनेज कर पाया, मैनेजमेंट में फॉल्ट होने की वजह से उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ उसे यह अनुपत्ति मिली, लेकिन यह कह दिया जाएगा कि अब वह देश में किसी भी पद के लिए सक्षम नहीं माना जाएगा। यानी किसी भी ऐसे पद के लिए जो मैनेजमेंट से संबंधित है, प्रबंधकीय कार्य से संबंधित है, तो जब वह अपना जीवन ही संचालित नहीं कर सकता तो मैनेज कैसे कर सकता है? बेहतर रूप से मैनेज भी नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। यह है दिवालिया का तात्पर्य। अब बात करते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है वो 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार सन 1970, 77, 89, 84, 79, 91, 97, 99 में किया जा चुका है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, जब संकट काल की घोषणा की गई, यानी इमरजेंसी लागू किया गया। संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना होगी, या कहा गया है। यह कई बार पूछा जाता है। विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं। और ये कब हो सकता है? जैसी बात है, इमरजेंसी की स्थिति है या इलेक्शन नहीं हो पाने की स्थिति है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, कोरोना या कोई महामारी इतनी फैल गई जिससे कि लोग बिल्कुल नहीं निकल सकते, इलेक्शन नहीं हो सकता और सरकार का टर्म मान लीजिए अभी खत्म हो रहा होता, तो यहाँ पर सरकार को 1 साल तक और सत्ता दे दी जा सकती है बिना इलेक्शन के। इसी तरह से इमरजेंसी के दौरान 1-1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन किया गया। अब बात करते हैं अधिवेशनों की। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते और स्थगित किए जाते। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं? यहाँ पर नोटिस कर लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा अधिवेशन बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम यह है कि लोकसभा की 1 वर्ष में 2 बार बैठक के बीच 6 माह से अंतर नहीं होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 माह, ये कई बार पूछा गया, यानी 2 बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होगा। अब चलते हैं संयुक्त अधिवेशन की चर्चा पर। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 108 में वर्णित है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है 108। 108 याद रखिएगा, माला, 108 माला जिसे माना जाता है, जिसमें सबको एक कर दिया जाता है। याद रखने के पॉइंट ऑफ से 108 माला, ठीक है, 108 दाने के माले जिसमें सब पिरो दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 108 संयुक्त अधिवेशन के लिए है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्न स्थितियों में प्रकट किया जाएगा। वो निम्न स्थितियां हैं: जब विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन तक जाए, यदि पहली स्थिति दूसरे सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर दिया गया, यानी राज्यसभा या लोकसभा ने कोई विधेयक पास करके भेजा और दूसरे सदन ने उसे पास करने से, सुनने से मना कर दिया, तो यहां पर ऐसी स्थिति में दोनों सदनों को जोड़ करके संयुक्त अधिवेशन बनाया जाएगा, अपनाया जाएगा, किया जाएगा। दूसरा है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदनों द्वारा अंतिम रूप से सहमति हो गई।
राष्ट्रपति के पास एक विधेयक पहुंचाया गया, राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर संशोधन और संशोधन नीति दोनों सदनों में पारित नहीं हो पाया। संशोधन के लिए दोनों सदनों में खराब ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन होता है। तीसरी स्थिति है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक। अब देखिए राज्यसभा कुछ एक दो मुद्दों को, सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। ओके चेक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग है, देख लीजिएगा वीडियो को। इसलिए राज्यसभा इन 2 विधेयकों को छोड़ यानी वो राज्यसभा के विशेषाधिकार बताऊंगा, बाकी सारे विधेयक पारित करेगा लोकसभा द्वारा। अगर वो पारित हो चुका है तो राज्यसभा 14 दिनों में इस विधेयक को पारित करेगा, नहीं तो वो पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर किया। दूसरी बात है राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया और लोकसभा के पास पड़ा हुआ है, लोकसभा उसे नहीं पारित कर रहा है और ऐसी स्थिति में अगर 6 महीना बीत गया तो ज्वाइंट सेशन बुलाने की मांग। अब राज्यसभा अगर नहीं पारित करता और उसे पारित कर दिया जाए तो लीगली तो सही है, पारित हो सकता है, लेकिन ऐसे अवसरों पर भी राज्यसभा को जानने का प्रयास किया जाता है और ज्वाइंट सेशन के बाद तो ज्वाइंट सेशन के 3 आधार मैंने आपको। अब जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन ज्वाइंट सेशन में पूछा जाता है वो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है या राज्यसभा का स्पीकर। तो यहाँ नोटिस करिए संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा का स्पीकर सभापति जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, उस दृष्टिकोण से वो स्पीकर यानी लोकसभा के स्पीकर के ऊपर का पद है। लेकिन उसके बावजूद संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अधिष्ठान करता है। इसका कारण है उपराष्ट्रपति जब सदन में प्रवेश करता है तो वह अपने पद से नीचे आता है, लेकिन जैसे ही वो राज्यसभा से बाहर जाता है वो अपने पद से ऊपर। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति की 2 ही भूमिकाएं। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन के संबंध में जब भी पूछा जाएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन कराया जाएगा। उसका विधेयक के भाग का निर्णय दोनों सदनों के समस्त उपस्थित और दोनों सदनों में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुमत से ही होता है। संविधान के आर्टिकल नंबर 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता है। तो जैसे ही एक नई संविधान, एक नया लोकसभा या राज्यसभा या संसद चयनित होता है, तो जैसे एक संसद चयनित होता है तो लोकसभा का एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है जो जनरली सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति या सांसद होता है। उसके बाद लोकसभा में मत या सरकार बनने के पश्चात एक व्यक्ति को नामित किया जाता है जिसे मत के तहत स्पीकर, स्थायी स्पीकर, अध्यक्ष और इसी के तहत कुछ 1-2 उपाध्यक्ष नियुक्त। ये था लोकसभा के संबंध में कुछ पूर्ण फैक्ट्स जिसकी चर्चा मैंने आज आपके साथ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो करिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और फिर नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।